Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to IMM crash course. And today as per planner we are going to discuss September 2020 IMM paper. And I will try my best कि मैं आप लोगों को सेफ कीज़ जो हैं प्रोवाइड करूँ विद रेफरेंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है परसेंटेज ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी इन माइल्ड अब्रप्शन. माइल्ड अब्रप्शन में जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी है वो 4/1000 होती है. ठीक है, एज पर एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट. और सवेयर अब्रप्शन में इवन ये 15 से 20% भी हो सकती है. और यहाँ चूँकि 4/1000 की ऑप्शन नहीं है तो 5/1000 जो है वो नियर है, तो हम इसी को चूज़ कर लेंगे. ठीक है, ये एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट से इसका रेफरेंस है 4/1000. ठीक है, जो मिनिमल पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट या माइल्ड जो है वो 4/1000 है, जबकि सवेयर में ऐसा नहीं है. राइट, मैं बता चुकी हूँ वो 15 से 20% तक होता है. और हेयर यू कैन सी के इन्होंने ये लिखा हुआ है कि पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट सवेयर अब्रप्शन में 15 से 20% है. ठीक है, इस ग्रुप में जिसमें सवेयर हेमरेज हो या सवेयर अब्रप्शन हो. अच्छा, आगे चलते हैं. पेशेंट 22 वीक्स पे आ गया, पार्शल मोल के साथ फेटल पार्ट्स पल्पेबल हैं, बिशप भी अच्छा है, तो आपने मेडिकल टर्मिनेशन करानी है. हमेशा आपने पार्शल मोल में जब फेटल पार्ट्स पल्पेबल हैं आपने मेडिकल टॉप करनी है. ठीक है, और सक्शन वैक्यूएशन या सर्जिकल टॉप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप करते हो कंप्लीट मोल में. और कंप्लीट मोल में चूँकि बच्चा होता ही नहीं है, बच्चे के पार्ट्स होते ही नहीं है, टिपिकल एंड्रोजेनिक प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें आप सेक्शन वैक्यूएशन हर जेस्टेशन पे कर सकते हो. 22 वीक पे, 42 पे, मतलब किसी भी जेस्टेशन पे. तो मेडिकल टॉप पार्शल मोल, सेक्शन वैक्यूएशन या सर्जिकल टॉप किस में आएगी? कंप्लीट मोल में. एक और भी क्वेश्चन आता है कि सर्विक्स को कैसे प्रिपेयर करना है. सर्वाइकल राइपनिंग रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर सर्विक्स पुअर है तो जस्ट प्रायर आप सेक्शन वैक्यूएशन बिफोर सर्जिकल टर्मिनेशन इन कंप्लीट मोल आप कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पेशेंट आ गई है कंप्लीट मोल के साथ जो कि एनीमिक है, तो आपने उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, क्योंकि बगैर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के आप सक्शन वैक्यूशन करोगे तो इनमें तो मैक्सिमम 4 to 6 लीटर ब्लड भी वेस्ट हो जाता है. तो पहले से एनीमिक है वो तो कार्डिक फेलियर शॉक में जाएगी ना. तो इसको ऑप्टिमाइज़ करें, प्री ऑप मैनेजमेंट करें, देन गो फॉर सक्शन वैक्यूएशन. इसके बाद है रिकरेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम, वो 1% होती है. पोस्ट न्यूनेटल डेथ, पोस्ट न्यूनेटल डेथ जो होती है वो लो बर्थ वेट है. इट इज़ नॉट नमोनिया, इट इज़ नॉट डायरिया. जब वो कहीं प्रिवेंटिबल काज किया है तो वो डायरिया होती है. और आफ्टर लो बर्थ वेट जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है वो नमोनिया है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं मल्टी IUGR 30 वीक्स पे है, बेस्ट मैनेजमेंट क्या है. ऑब्वियसली ये जो बेस्ट मैनेजमेंट वाली बात है ना, आई एम थिंकिंग टू चूज़ काउंसलिंग, बट काउंसलिंग इज़ नॉट बेस्ट ना. आप स्टेप वाइज अप्रोच में जब जाते हो तो देन इट कम्स काउंसलिंग. काउंसलिंग के बाद फिर आप प्लान करते हो अपने जो है छोटे छोटे प्लान्स अचीव करते हो, एक मल्टी सिविल टीम को इन्वॉल्व करते हो. बट सिंगल बेस्ट ऑप्शन जो है वो IUGR में ये है कि आप फेटल मॉनिटरिंग करें. ठीक है, फेटल मॉनिटरिंग में डॉपलर भी आ सकता है, इसमें CTGs भी आ सकती हैं, फेटल किक काउंट चार्ट भी आ सकता है. तो फेटल मॉनिटरिंग ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, बेस्ट मैनेजमेंट. आगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ गया ना, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. तो जो आप इंटरनेट पे या गूगल पे मुझे भेजते हो, मुझे पता है भेजोगे, वो सारे WHO और CDC के होते हैं. हमने यहाँ जो चूज़ करनी है स्टेम वो एज़ पर RCOG चूज़ करनी है. ठीक है, आल्दो ये 100,000 लाइफ बर्थ बेस बनती है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो आपको पता है ना कि मैटरनल डेथ होती क्या है. मैटरनल डेथ होती है जो प्रेगनेंसी के किसी भी इवेंट की वजह से, चाहे टर्मिनेशन हुई है, अबॉर्शन हुआ है या डिलीवरी हुई है टर्म पे, अगर डेथ विद इन 42 डेज में हो जाए तो उसे हम कहते हैं मैटरनल डेथ ना. और लेट मैटरनल डेथ में अप टू 1 ईयर तक आती है ये डेफिनेशन. और इसमें दोनों डेथ्स शामिल हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी. ठीक है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है UK में इसको कहते हैं नंबर ऑफ डेथ्स पर 100,000 मैटरनिटीज़. और मैटरनिटी जो है इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रेगनेंसी जो एंड हो जाए लाइव बर्थ पे, स्टिल बर्थ पे या मिसकैरेज पे या अबॉर्शन पे, उसे कहती है मैटरनिटी. तो जो हमने ऑप्शन चूज़ किया उसमें 100,000 लाइव बर्थ्स हैं,
मतलब मैटरनिटीज़ में आ गया है ये, तो हम ये चूज़ कर लेंगे। जबकि WHO जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन करती है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 100,000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उसको वो डिफाइन करती है कि मैटरनल डेथ्स पर 100,000 लाइव बर्थ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है WHO का। बट RCOG में इट्स वेरी सिंपल, इसमें मैटरनिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपने इन दोनों को रजिस्टर करना है, क्योंकि समटाइम वी हैव टू आंसर एज पर WHO। फिर वो लिख ही देते हैं कि WHO के मुताबिक बता दें, जैसे कि आपने अक्सर क्वेश्चन हल किए होंगे यूके में क्राइटेरिया पे कॉन्ट्रासेप्शन चॉइसेस, लेकिन समटाइम वो आपको कहते हैं WHO या WHO पे बता दें हमें। होती वो एक ही जैसी हैं, लेकिन CPSP दोनों ही जो है वो इंफॉर्मेशन हमसे चाहती है। तो आपने जहाँ भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और रेशियो चूज़ करना हो, अगर आपको कहा जाए एज़ पर WHO बताएं तभी आप बताएंगे, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको बताना है एज़ पर RCOG एज़ पर यूके, क्योंकि हमारा पूरा करिकुलम जो है वो जो डिफ़ाइन करता है वो RCOG डिफ़ाइन करता है। ठीक है, तो हमने 100,000 मैटरनिटीज़ लेना है, हमने 100,000 लाइव बर्थ रेट लेना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, और रेशियो जो है वो यूके में या RCOG में यूज़ ही नहीं होती। ठीक है, इसके बाद है टिपिकल सिनेरियो है कि 2 सेंटीमीटर पे ब्रीच आ गई है अभी अर्ली लेबर में, तो आप इसकी ECV कर दें। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्यों करें ECV, पेशेंट तो प्रोटीन यूरिया मतलब प्रीक्लम्शिया तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है ECV की। तो अनटिल अनलेस देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आपने ECV करनी है। GTG खोलें, सबसे ऊपर यही लिखा हुआ है कि ऑफर ECV अनटिल अनलेस देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। और एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन सी होती हैं? यूट्राइन एनोमलीज, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, 7 डेज, लास्ट 7 डेज में कोई सिग्निफिकेंट हेमरेज हो गया, तो ये वो एब्सोल्यूट कंडीशंस हैं जिसमें आप ECV नहीं करते। या पेशेंट फिटल डिस्ट्रेस है, सिटिटी ख़राब है, या एक्टिव लेबर में पेशेंट आ गई है, अर्ली लेबर में नहीं है। एक्टिव लेबर को एडवांस लेबर भी कहते हैं। अच्छा, फिर है पेशेंट केम इन एंटीनेटल क्लिनिक विद 14 वीक्स gestation विद प्रीवियस डाउन सिंड्रोम। अपने बेबी के लिए कंसर्न है, तो आपने क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है? ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। अब 14 वीक पे आप लोग कहते हो कि CVS करें या एमनियोसेंटेसिस करें। एमनियोसेंटेसिस दो तरह की होती है, अर्ली और लेट। ठीक है, अर्ली एमनियोसेंटेसिस हम आफ्टर 12 वीक या दूसरे लफ्ज़ों में 13 वीक से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मिस कैरेजेस के रेट जो हैं वो हाई हो जाते हैं। अदरवाइज तो 1% है ना, तो अगर आप 15 वीक से पहले करेंगे तो मिस कैरेज का रेट जो है वो हाई हो जाएगा। इट कैन बी 2%, इट कैन बी 3%। तो हम CVS क्यों ना कर लेना, तो इसलिए आपने 14 वीक्स पे CVS ही करनी है। अगर वो खुद से कहें कि अर्ली एमनियोसेंटेसिस ही करनी है, या वो कब कब से करते हैं, तो उसके लिए फिर आपने एमनियोसेंटेसिस पे जाना है, अदरवाइज आपने CVS करनी है। और जब भी पिछला बच्चा डाउन है तो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाने होते, आपने करना ही डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं ही दो, CVS या एमनियोसेंटेसिस। और जो ये सेल्फ रिपोर्टेड DNA NIPT है, इट इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज़ नॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट कॉमन फाइंडिंग OP। अब देखिए उन्होंने फाइंडिंग पूछी है, दे आर नॉट आस्किंग कि हमें टाइप ऑफ पेल्विस बता दें, क्योंकि टाइप ऑफ पेल्विस एंड्रॉयड भी हो सकती है, एंथ्रोपॉइड भी हो सकती है, और OP में यूजली जो है वो एंथ्रोपॉइड ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये हमसे फाइंडिंग पूछ रहे हैं, तो OP में जो एंटीरियर लिप है सर्विक्स का वो स्वलन होता है। ठीक है, कैपिड भी हो सकता है, एक्चुअली A B C तीनों ही सही हैं, बट B इज़ मोर गुड। अच्छा, फिर 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन है पेशेंट की PV पे, और प्राइमी है, फिटल हार्ट रेट भी ठीक है। तो आपने बताना है कि सर्वाइकल डायलिटेशन पर आवर कितनी होती है। सर्वाइकल डायलिटेशन जो मिनिमम स्टार्ट होती है एवरेज नॉर्मल, वो 1 सेंटीमीटर पर आवर है। ठीक है, और अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर है तो वो अब नॉर्मल है। तो इसलिए हम, हालांकि 1.2 1.5 भी ठीक है, हाँ इसलिए हम C चूज़ करेंगे, क्योंकि ये वो पहली कट ऑफ डायलिटेशन है जो नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कंसिडर करते हैं कि ये नॉर्मल है। इसका रेफरेंस जो है ना वो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट भी है और टेन टीचर भी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है 1 सेंटीमीटर पर आवर ना, एवरेज। और अगर 1 सेंटीमीटर 2 आवर में होती है तो ये अब नॉर्मल है। फिर एक और सिनेरियो है कि 2 वीक्स भी फार पेशेंट की जो है लीकिंग हुई, उसके बाद लीकिंग के बाद वो डिलीवर हो गई, 7 घंटे पहले डिलीवरी हुई है।
अब वो जो है शॉक में चली गई है, 80-40 80-60 इसका बीपी है, पल्स भी 110 है। तो ये क्या हो सकता है? ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, पल्मन प्रीक्लम्शिया पेट कहते हैं ऐसे, या यूटीआई है। अब हम देखें ना, प्रीक्लम्शिया तो हो नहीं सकता, यूटीआई भी नहीं हो सकता, तो ये जो है या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। अब सेप्टिसीमिया का कोई फाइंडिंग नहीं लिखी हुई। सेप्टिसीमिया में तो आपको लैक्टिक एसिड चाहिए, चलो पीएच चाहिए, है ना। सिर्फ इस बेस पर टेम्परेचर भी मेंटेन कर रही है, 37 है। हाइपोथर्मिया होता या हाइपरथर्मिया होता तो हम सेप्टिसीमिया नहीं चूज़ कर सकते। इन्होंने जो लीकिंग वाली बात की है वो जस्ट एक ना डिस्ट्रैक्टर है दरमियान में, ठीक है। हाँ, लीकिंग के बाद पेशेंट कोरियो में जा सकता है, सेप्सिस हो सकता है, बट फाइंडिंग मैच नहीं कर रही। तो फाइंडिंग जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की तरफ ही जा रही है। अगर यहाँ पल्मनरी एम्बोलिज्म होता तो आफ्टर डिलीवरी पल्मनरी एम्बोलिज्म का इंसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हम यूजली ड्यूरिंग लेबर चूज़ करते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज में आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 70% तक होता है। बट ओवरऑल जो इंसिडेंस है वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का कम ही है पल्मनरी एम्बोलिज्म में ड्यूरिंग परप्यूरियम, यानी मतलब जस्ट आफ्टर डिलीवरी। बट यहाँ उन्होंने हमें ऑप्शन नहीं दी पल्मनरी एम्बोलिज्म की, इसलिए हम एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म चूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। पेरीमोटम सेक्शन हो गया, हमने कब करना है? हाँ, पेरीमोटम सेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है आप जीए दें ना, आप विदाउट एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने माँ की ज़िंदगी बचानी होती है। कभी भी पेरीमोटम सेक्शन हम बच्चा बचाने के लिए नहीं करते, हम माँ को बचाने के लिए करते हैं, और विदिन जो है 5 मिनट कर लेते हैं, और जैसे ही 4 मिनट स्टार्ट होते हैं हम नाइफ उठा लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हैं आ जाते हैं। तो बाय 4 मिनट डिसीजन ले लें पेरीमोटम सेक्शन का, और विद इन 1 मिनट मतलब टिल 5 मिनट्स, मतलब विद इन 5 मिनट्स कर दें विदाउट अनेस्थीसिया, टू सेव मदर लाइफ, टू फैसिलिटेट सीपीआर। अच्छा, आगे है 14 क्वेश्चन। ग्रेव्ड 8 पैरा 7 थ्रू आउट एंटीनेटल पीरियड, वो नॉर्मल रही है, डिलीवरी भी ठीक थी, उसके बाद पीपीएच में गई है, सारे मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गए हैं, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने जो है वो वही निमोनिक जो मैंने आपको बताया था हीमोस्टेसिस का, वो देख लें। ठीक है। अब ये पीपीएच का जो फ्लो शीट है, इसके मुताबिक जैसे ही पेशेंट पीपीएच में जाएगी तो आपने यूट्रस चेक करनी है। यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, एटोनी है, तो फिर आपने बाय मैनुअल कंप्रेशन करनी है, सिंटोमेट्रिन देनी है, ऑक्सीटोसिन प्लस एर्गोमेट्रिन, अगर हाइपरटेंसिव नहीं है। ये भी पूछ लेते हैं कि पेशेंट शॉक में चली गई है पीपीएच के बाद, तो सिंटो दोगे या सिंटोमेट्रिन दोगे? तो आपने सिंटोमेट्रिन चूज़ करनी है। अगर हाइपरटेंसिव नहीं है, तो अगर हाइपरटेंसिव होगी तो फिर वो उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। और अगर वो कहें कि प्रोफाइलेक्टिकली पीपीएच की मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो फिर उसमें हम सिर्फ सिंटो चूज़ करते हैं, सिंटोमेट्रिन नहीं देते। अब ये तो चली गई बेचारी पीपीएच में, तो इसमें हमने सिंटोमेट्रिन दे दी। अगर वो भी नहीं जो है इफेक्टिव हुआ, तो आप इन्फियन दे दें, इसकी कार्बोप्रास दे दें, माइजोप्रेस्टोल भी दे सकते हैं। ठीक है। नाइस ने रिकमेंड कर दिया माइजोप्रेस्टोल भी दे सकते हैं। और आपने 600 माइक्रोग्राम मतलब 3 टैबलेट्स रखनी है रेक्टम में। इसके बाद अगर पेशेंट फिर भी ब्लीड कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अपने सर्जिकल मैनेजमेंट पे आना है। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक बैलून होता है, या पैकिंग कर सकते हैं, और वो भी 200 से 400 ml उसको इन्फ्लेट करना है। उसके बाद भी अगर ब्लीड करती है तो फिर आपने लेप्रोटमी करनी है। ठीक है, मतलब बैलून टेम्पोनॉइड के बाद लेप्रोटमी करके आपने क्या करना है, आपने यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन करनी है, कंप्रेशन सूटर्स लगाने हैं। ठीक है। और हिस्टेक्टमी करनी है, अगर करनी है तो सब टोटल करते हैं, अनटिल अनलेस प्रीविया या क्रेटा की वजह से नहीं कर रहे, उसमें टोटल होती है। और एम्बोलाइजेशन हो गई। ठीक है। और अगर इसको निमोनिक के तौर पे करें ना, हीमोस्टेसिस का निमोनिक, तो एच से काल्फर हेल्प, ए से असेस करें, रिससिटेट करें, ई से इस्टेब्लिश एटियोलॉजी, पता चल गया टोनी एटोनी में है तो मसाज करें, सिंटो दे दें, ओटी में शिफ्ट कर लें। ठीक है। टिश्यू एंड ट्रामा इसको एक्सक्लूड कर दें, और आप अब कंप्रेशन सूटर्स अप्लाई करें ए से। उसके बाद जो है टी से टेम्पोनाड आ गया, मतलब टेम्पोनाड पहले है, उसके बाद कंप्रेशन सूटर्स हैं, उसके बाद सिस्टेमिक पेल्विक डी वास्कुलराइजेशन है। ये भी पूछ लेते हैं इसमें क्या करते हैं। इसमें बायलैटरल यूटाइन आर्टरी लगाते हैं, फिर बायलैटरल ओवेरियन आर्टरीज लगाते हैं, फिर इंटरनल आइलिक लगाते हैं। उससे भी बात नहीं बनी तो फिर इंटरवेंशनल डायलॉजी, उससे भी बात नहीं बनी तो फिर टोटल या सब टोटल हिस्टेक्टमी। ठीक है। तो आई थिंक निमोनिक के थ्रू याद कर लें तो याद रहेगा। ठीक है। तो यहाँ मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है, तो क्या चूज़ करना है? बैलून टेम्पोनॉड, डी ऑप्शन। फिर एक प्राइमी है, सेक्शन हुआ था, उसका अब्रप्शन की वजह से फिर पीपीएच में गई थी, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गई, फिर क्या देना है उसको? बैलून टेम्पोनॉड। अच्छा, फिर 7 आवर्स बैक डिलीवरी हुई है, और फिर नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, कार्डिक हिस्ट्री भी नहीं है पेशेंट की, और
एक एकोर्डियोग्राफी भी इसकी ख़राब आ रही है, फिर डायग्नोसिस इसका बता दें, तो ये क्या हो सकता है। तो इसमें स्नैरियो जो है ना वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट आई है इनएबिलिटी टू वॉक, मतलब डीवीटी का स्नैरियो है, उसके बाद चेस्ट पेन है, उसके बाद फिर इको ख़राब हो गई है, तो सब चीज़ें सपोर्ट करती हैं इसको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को। पल्मोनरी एम्बोलिज्म यहाँ ऑप्शन में नहीं है, मुझे लगता है कि पुअर रिकॉल है, ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की बजाय यहाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना चाहिए, और होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि स्नैरियो सारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है, डीवीटी का है। इसको ठीक कर लो बच्चों। ठीक हो गया, तो इट इज़ बेसिकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म। 17 में पेशेंट आफ्टर एक्सीडेंट कम इन एमरजेंसी विद ब्रूज एंड माइल्ड इंजरीज, लेकिन टैकीकार्डिया है, पल्स भी ज़्यादा है, मतलब अब्रप्शन का सिनेरियो है ना। तो इसमें क्या करना है आपने, अब सवेयर हेमरेज है, इसी में तो बीपी और पल्स ख़राब हुई है ना, और शी इज़ नॉट इन लेबर के उसको एक्सपेडाइट करें, तो इसमें इमरजेंसी सेक्शन करना है आपने। सवेयर अब्रप्शन में जो सेफेस्ट और क्विकेस्ट वे ऑफ डिलीवरी है, इफ पेशेंट इज़ नॉट इनटू एडवांस लेबर, तो आपने इमरजेंसी सेक्शन, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ फीटस, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ मदर सर्वाइवल। आगे मैं जाके बताऊंगी कि अब्रप्शन में कैसे आपने चूज़ करना है, एनवेडीज़ और बाकी सब चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, इसके मैं आपको लर्निंग कार्ड शेयर करूँगी। अच्छा, 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पेशेंट विद प्रीवियस वन सेक्शन केम एट 39 वीक्स, 3.5 सेंटीमीटर डायलेटेड है, मेम्ब्रेन्स भी रप्चर है, ब्लड स्टेन लाइकर है, बेबी भी ओके है, मदर भी ओके है, सब चीज़ें ओके हैं, तो ये क्या है, शो पॉजिटिव है बेसिकली, क्योंकि हर चीज़ ही ओके है, अब्रप्शन होता है तो कुछ ना कुछ खराबी होती ना, सीटीजी खराब होती है या माँ की पल्स, तो इसमें आपने इंडक्शन करनी है। ओके, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एशरमैन जो है वो सेरोस्कोपी है, ट्रीटमेंट भी डायग्नोसिस भी जो भी कह रहे हैं वो सेरोस्कोपी ही होता है, थेरेपेटिक डायग्नोस्टिक वट। प्लीज़ ये HSD नहीं है, HSD या सेरोस्कोपी, इन सब में भी कुछ मेरे पॉइंट्स एंड लर्निंग कार्ड्स हैं, आई विल शेयर। प्राइमी आ गई है, शी हैज़ टेकन ट्रीटमेंट फॉर PIT, और अब इसने कंसीव कर लिया है, 11 वीक्स पे का मेनोरिया है, ऑफ एंड ब्लीडिंग अल्ट्रासाउंड पे, इंट्रायूटाइन प्रेगनेंसी है, और सैक है 16 mm की, फिटल पोर्ट्स नहीं, फिटल पोल नहीं बना, बट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, इसमें जो है ना आपने ये देखना है कि हमेशा जेस्टेशनल सैक की जब भी बात आए ना, सॉरी, तो वो आपने 25 mm, अगर 25 mm से ज़्यादा है ना, इसका मतलब है नो इट इज़ टाइम कि आप उसको लेबल करें ये मिसकैरेज है, फिर आप टर्मिनेशन कर लें। जेस्टेशन सैक अगर लेस देन 25 mm है, आपने उसको हफ्ते बाद दोबारा रिपीट करना होता है, और CRL 7 mm का हम लेते हैं। ठीक है, तो ये तो 16 है, और वो सैक का साइज़ है, इसका मतलब है स्टिल वी हैव टू वेट, तो हमने रिपीट स्कैन करवाना है आफ्टर 1 वीक। अब PID के साथ आपको लगेगा एक टॉपिक होती तो प्रिंटर यूट्राइन की होती ना। अक्यूट सर्विसाइटिस का सिनेरियो है, गनोरिया ऑप्शन में नहीं था, तो अक्यूट सर्विसाइटिस जो है वो आफ्टर गनोरिया क्या करवाएगा, क्लेमाइडिया करवाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन आता है कि एप्सिस किस में बनती है, या अक्यूट सवेयर PID का में मोस्ट कॉमन क्या होता है विद एप्सिस, वो एनोरोब्स होते हैं, और बैक्टीराइड्स जो हैं वो भी एनोरोब्स ही होते हैं। ठीक है, इसका रेफरेंस है ड्यूहॉस्ट और इवन शॉस एंड इवन RCOG गाइडलाइन। 32 वीक्स पे प्राइमी है, मल्टीपल फाइब्राइड है, नोजिया वोमिटिंग अक्यूट पेन है, और एग्जामिनेशन पे टेंडरनेस है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, डिजेनरेटेड फाइब्राइड का सिनेरियो है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रेगनेंसी में हो भी जाते हैं रेड डिजेनरेशन, तो आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, और अब्रप्शन से इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि अब्रप्शन में जो है वो जनरलाइज्ड टेंडरनेस होती है, और रेड डिजेनरेशन में जो है वो लोकलाइज्ड टेंडरनेस होती है, बाकी सिनेरियो दोनों में एक जैसा होता है, बट वाइटल्स डिजेनरेटिव फाइब्राइड में नॉर्मल होंगे, अब्रप्शन में जो है वो ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस फिर हम अगली स्लाइड में करते हैं।